नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको लगता होगा कि पुलिस थाने मानवाधिकारों की हिफाजत के लिए होते हैं, पुलिस वाले कानून के खिदमतगार हैं। लेकिन सच ये है कि भारत के पुलिस थाने मानवाधिकारों के सबसे बड़े हमलावर हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की सबसे ऊंची अदालत के सबसे बड़े जज कह रहे हैं। किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती कि जो व्यवस्था हमने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कायम की है, वो पूरी व्यवस्था ही उसकी सबसे बड़ी हमलावर में तब्दील हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि देश के थानों में मानवाधिकारों के हनन का सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हिरासत में यातना और दूसरे पुलिसिया अत्याचार देश में अब भी जारी है। चीफ जस्टिस ने थर्ड डिग्री पर भी सवाल उठाया। थर्ड डिग्री आप जानते होंगे, मतलब पुलिसिया दलील को मनवाने के लिए भयावह यातना देना, जैसे लंबे समय तक भूखा रखना या बहुत मिर्ची वाला खाना खिलाकर पानी ना देना, नाखून नोच लेना, बाल खींचना, उल्टा लटका ले देना, भयानक गर्मी में कमरे में बंद कर देना, बाल खींचना, सर्दी में कंबल न देना, वगैरह वगैरह। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हाल में आई कई रिपोर्ट से पता चलता है कि इस थर्ड डिग्री से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी नहीं बख्शा जाता। वह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के कार्यक्रम में बोल रहे थे। जस्टिस रमना ने मानवाधिकारों और गरिमा का मामला उठाते हुए कहा कि ये सबसे पवित्र होते हैं और इनका सम्मान होना चाहिए किसी भी सूरत में। लोग हमारे थानों को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन सीजेआई ने कहा कि पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और पुलिस के दूसरे अत्याचार की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हम सब इसे जानते हैं। सीजेआई ने कहा कि हमारे संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है कि लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा होगी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस स्टेशन के भीतर लोगों को कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इसके चलते गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस थानों में सबसे ज्यादा खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। सीजेआई की चिंता है ये। तो आखिर क्या वजह है कि देश के सबसे बड़े जज को पुलिस थानों को मानवाधिकार हनन के सबसे बड़े अड्डे कहना पड़ रहा है? इसको समझने के लिए पुलिस थानों के सामंती व्यवहार को समझना पड़ेगा। मार्च 2021 में राजस्थान के अलवर में एक सब इंस्पेक्टर ने एक महिला का 3 दिनों तक बलात्कार किया। जून 2020 उड़ीसा के बरिमित्रापुर थाने में 13 साल की एक बच्ची के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया। 4 नवंबर 2020 हरियाणा के सोनीपत में एक दलित महिला और उसकी नाबालिग भतीजी के साथ कई पुलिस वालों ने सामूहिक बलात्कार किया। जून 2014 उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में राहुल पांडे नाम के एक सब इंस्पेक्टर ने अपने 2 सिपाहियों के साथ मिलकर थाने में शिकायत करने आई एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। यहां 2 घटनाओं का जिक्र करना बड़ा जरूरी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है आपको याद भी हो, 2019 की बात है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने प्रदीप तोमर नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके 10 साल के बच्चे को उठा लिया। वहां लगातार उन्हें यातना दी गई। बच्चे के सामने प्रदीप तोमर के शरीर में पेचकस डाल दिया गया, लकड़ी का लट्ठा डाल दिया गया। बच्चा चीखे नहीं, इसके लिए उसके मुंह में रिवॉल्वर का बैरल डाल दिया गया था। यह यातना तब तक दी गई जब तक प्रदीप तोमर की मौत नहीं हो गई। आपको हैरानी होगी, लेकिन इसमें शामिल 3 पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड किया गया। इसी तरह मुंबई के वडाला ट्रक टर्मिनल थाने में 26 साल के विजय सिंह को पुलिस वालों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। यहां भी 5 पुलिस वाले केवल सस्पेंड हुए। देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि पुलिस थाने मानवाधिकार हनन के सबसे बड़े अड्डों में तब्दील हो चुके हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2016 से 2019 के बीच 3 वर्षों में देश में पुलिस हिरासत में 442 लोगों की जान गई आधिकारिक तौर पर। इनमें से कई दिन दहाड़े की गई हत्याएं थीं। थानों और जेलों में मौत के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम है गुजरात, जहां 442 में से 68 मौतें हुई, और इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का 36 मौतें।
लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला तथ्य यह है कि हिरासत में हत्याओं के मामले में 2017 के बाद एक भी पुलिस अफसर को सजा नहीं हुई है। इसका मतलब हिरासत में हत्याएं कानून के रखवालों के लिए कोई चिंता का मुद्दा नहीं है। और यह एक ऐसा शर्म है जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश को भी बेचैन कर दिया है। तमाम आयोग बने, तमाम सिफारिशें हुई, लेकिन हर सिफारिश को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना, 1999 में जूलियो रिबेरो कमेटी बनी, 2000 में पद्मनाभ कमेटी बनी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश आए हैं। पुलिस अत्याचार पर प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में 2006 में आया फैसला बहुत मशहूर है। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस सुधार का 7 सूत्रीय एजेंडा धूल खा रहा है। यहां यह गौर करना जरूरी है कि जिन लोगों को पुलिस थानों में पीटा गया है, जिन्हें मारा गया है, जिन औरतों के स्वाभिमान को रौंदा गया है, वो किस तबके के लोग थे? उनमें से ज्यादातर लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, गरीब औरतें थीं। मुख्य न्यायाधीश रमणा को इसलिए कहना पड़ा है कि भारत के पुलिस थाने मानवाधिकारों के लिए सबसे भयावह नासूर में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस तो सुधरेगी नहीं, लेकिन हमें उसकी ज्यादतियों को रोकने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। और इसका एक तरीका है पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए कानूनी सहायता का संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी का प्रसार। हर जिले में इसके लिए डिस्प्ले बोर्ड बने, होर्डिंग लगाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने याद दिलाया कि जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता की अवधारणा की जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन में हैं। उन दिनों औपनिवेशिक शासकों द्वारा निशाना बनाए गए स्वतंत्रता सेनानियों को बड़े बड़े कानूनी दिग्गजों ने निःशुल्क सेवाएं दी थी, मुफ्त में। लेकिन सवाल है कि क्या मुख्य न्यायाधीश की चिंताओं को आज के दौर के वकील और कानून अधिकारी समझेंगे? मुख्य न्यायाधीश ने साफ साफ कहा कि अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच न्याय तक पहुंच का अंतर इतना ज्यादा है कि इसे पाटे बगैर न्याय को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। सामाजिक आर्थिक स्थिति से इतर सभी तक न्याय की पहुंच बनानी ही पड़ेगी। इसके बिना हम एक ऐसे समाज की स्थापना नहीं कर सकते जहां कानून का राज हो। इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी कि हमें याद रखना चाहिए, हमारे देश में अभी भी सामाजिक आर्थिक विविधता एक हकीकत है, लेकिन इसकी वास्तविकता कभी भी अधिकारों से वंचित होने का कारण नहीं हो सकती। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जिन लोगों के पास न्याय तक पहुंच नहीं है, उनमें से अधिकांश ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों से हैं। उनके पास न पैसा है, न शिक्षा, न डिजिटल कनेक्टिविटी और न ही सामाजिक रसूख। ऐसे लोगों तक कानूनी मदद पहुंचानी होगी और इसके लिए खासकर वरिष्ठ वकीलों को आगे आना होगा। लेकिन रमणा की मुख्य चिंता है न्यायपालिका की साख। उन्होंने कहा, अगर एक संस्थान के तौर पर न्यायपालिका नागरिकों का विश्वास जीतना चाहती है तो हमें सभी को यह आश्वस्त करना होगा कि हम उनके लिए मौजूद हैं। सच यह है कि लंबे समय तक देश का कमजोर वर्ग न्याय की प्रणाली से बाहर रहता आया है। लंबी, पीड़ादायक, महंगी और औपचारिक प्रक्रिया न्याय को इतना जटिल बना देती है कि गरीब आदमी उसे हासिल करने से पहले ही उम्मीद छोड़ देता है। देश के सबसे बड़े जज की ये चिंताएं जिस तबके के लिए हैं, क्या उसकी फिक्र इस देश के सत्ता संस्थान करते हैं? पुलिस करती है, वकील करते हैं, बाकी छोड़िए, जज करते हैं। अगर करते ही तो चीफ जस्टिस को कहना ही क्यों पड़ता कि देश के पुलिस थाने मानवाधिकार हनन के सबसे बड़े अड्डों में तब्दील हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।